नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विथ आकाश में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे सी टेट के बारे में और सी टेट के बारे में उन क्वेश्चनों पर बात करेंगे जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है बालकों के व्यक्तिगत विकास, ऑप्शन ए दिया है, के लिए विकासात्मक प्रतिमानों की उद्धत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। फिर ऑप्शन बी दिया है, के लिए पूरा अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। फिर ऑप्शन सी दिया है, के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के लिए विकास की दर अलग अलग होती है, अव्यवस्थित व असतत होता है। देखिए, बालकों के व्यक्तिगत विकास के बारे में कह रहा है सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए, विकास सभी बालक का एक समान नहीं होता है, इसलिए सटीकता और उचित भविष्यवाणी करना गलत है। के लिए पूर्व अनुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, ऐसा नहीं है। देखिए, समाज में चलता है कि बालक 9 महीने बाद चलना शुरू कर देगा तो माँ बन के चला जाएगा, मतलब चलना स्टार्ट करेगा। तो मोटा मोटी एक आंकड़ा है कि इतने महीना में वह यह कार्य करेगा, लेकिन यह हर बालक के लिए लागू नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन सी लिख रहा है, के लिए कुछ हद तक पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के लिए विकास की दर अलग अलग होती है। यह ऑप्शन हम लोग का सही है। क्यों? क्योंकि कह रहे कुछ हद तक आप अनुमान लगाएंगे कि मतलब कि जैसे कि 3 महीना पर या 2 महीना पर वो बबलाना शुरू कर देगा और फिर 9 महीना या 10 महीने पर चलना स्टार्ट करेगा, माँ बन के चलना शुरू करेगा। तो कुछ हद तक पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के लिए क्या अलग अलग है, मतलब कि यह फिक्स नहीं है कि एक बच्चे के लिए एक ही होगा। तो आइए हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो गया। देखिए फिर आगे क्या कह रहा है। कह रहा है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है। अब देखिए, कह रहा है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है। अब कह रहा है कि अनुकूलन के अंतर्गत क्या क्या आता है। समायोजन व समावेशन, संतुलीकरण एवं संगठन, समायोजन एवं संतुलीकरण, समावेशन एवं संगठन। तो अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि अनुकूलन के अंतर्गत दो चीज़ आता है, एक तो समायोजन आता है और एक क्या आता है, समावेशन। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए फिर आगे क्या दिया है। कह रहा है ले बागोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं। अब देखिए किस प्रकार शिक्षक मदद कर सकते हैं। उपयुक्त इनाम देकर, ऑप्शन बी कह रहा है सख्त सजा देकर, ऑप्शन सी कह रहा है मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, और ऑप्शन डी कह रहा है उन्हें ब्लैक बोर्ड के सहारे उत्तर नकल करवा के। अब देखिए, इनाम देना हम जानते हैं कि उचित नहीं है और सज़ा देना भी अनुचित है। ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तर निकाल कर नकल करवाना ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि यह ऑप्शन अभ्यास को जोड़ दे रहा है। तो हम लोग ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मदद वर्ड यानी सहयोग वर्ड जब भी आ जाए तो वो किनका है, तो वो वाइगोस्की साहब का है, जो कि एक रूसी मनोवैज्ञानिक है। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग किसी भी क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम मतलब कि बस रिवीजन के तौर पर कम समय में कवर करते हैं। और आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक मिलेगा जहां पर हर एक क्वेश्चन पर मतलब कि ज़्यादा टाइम तक डिस्कस किया जाता है वीडियो के माध्यम से। तो आप लोगों में से अधिक लोग उस श्रृंखला से जुड़ गए हैं, लेकिन जो लोग अभी बाकी हैं उस श्रृंखला से जुड़िए। आइए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोहलवर के नैतिक विकास के किस चरण में है। अब देखिए, मतलब कि जैसे वह है तो डर रही है शिक्षिका से। क्यों? क्योंकि यदि वह काम नहीं करेगी तो उसे बाहर नहीं खेलने देगी। तो ये किस अवस्था की है, तो हम लोग जानते हैं कि यह
आज्ञा पालन एवं दंड अभिनियास है। मतलब क्या कि बच्चा आज्ञा का पालन क्यों करता है? क्योंकि वो दंड से डरता है। अच्छा लड़का लड़की अविनाश नहीं है, यह हम लोग का क्या, तो ये हम लोग का कन्वेंशनल स्टेज का है। और जो आज्ञा पालन एवं दंड अविनाश है, ये हम लोग का प्री कन्वेंशनल का है। आप लोग जानते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 स्टेज दिया है। कौन कौन से? एक प्री कन्वेंशनल, उसके बाद कन्वेंशनल, उसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहा है एक बालक बाल केंद्रित शिक्षा में, क्या कर रहा है? एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती, शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होती है। शिक्षिका और विद्यार्थी दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। अब जानते हैं कि भाई बाल केंद्रित है, तो ये नहीं है कि उसमें शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती है, तो ये हम लोग का गलत हो जाएगा। शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है, विद्यार्थी कभी निष्क्रिय हो ही नहीं सकता। विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका होती है, शिक्षिका निष्क्रिय होती है, ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर हम लोग का डी सही दिया है, जिसमें शिक्षिका यानी कि पढ़ाने वाला और विद्यार्थी हो यानी पढ़ने वाला दोनों क्या है? तो दोनों सक्रिय है यानी एक्टिव है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या दिया है, एक स्टेटमेंट दिया है, कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। देखिए अब आगे आप मत पढ़िए, पहले ये सोचिए कि क्या ये स्टेटमेंट जो दिया है यानी जो कथन दिया है वो सही है? तो नहीं, आप कहेंगे कि नहीं ये जेंडर रूढ़िवादिता है, ऐसा नहीं है। फिर देखिए उसका रीजन क्या दिया है, लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणित तर्क व वैज्ञानिक अक्षमताएं सहज रूप से मौजूद होती हैं। ये बिल्कुल गलत बात है कि लड़कों में ज़्यादा बुद्धि होता है और लड़कियों में कम बुद्धि होता है। तो हम लोग का कथन भी गलती है और तर्क भी गलती है, यानी ए आर दोनों गलती है। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या दिया है, ए और आर दोनों सही है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं है, ए सही है आर गलत है। देखिए हम लोग को ऑप्शन नंबर डी दिया है, क्या ए और आर दोनों गलत है, तो हम लोग को ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या दिया है, मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए। अब देखिए मूल्यांकन का मतलब कि मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए लिख रहा है, अधिगमकर्ता क्या सही कर सकता इसका चित्रण करना, कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण करना, मानक वर्ग में बच्चों की लेवलिंग करना, अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। अब देखिए आप हम लोग ऑप्शन नंबर डी सही है। क्यों? क्योंकि क्या और कैसे शब्द लगा दिया है कि मतलब कि पढ़ने वाला जो बच्चा है क्या सीख रहा है और कैसे सीख रहा है, मतलब सीखने का उसका तरीका क्या है, मतलब कि वो पॉजिटिव है, अन्वेषक है, सक्रिय है, अपसारी है कि नहीं है। तो क्या और कैसे शब्द की वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें लेवलिंग लिखा है, मतलब कि यह बच्चों का एक निर्धारण करेगा कि यह बच्चा इतना रैंक पाया है तो इतने लेवल का है, मतलब तेज है। ठीक है, कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना तुलना हम लोग कभी कर नहीं सकते हैं। अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता इसका चित्रण करना, ये बिल्कुल गलत बात है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण है। अब देखिए जब भी आप लोग के सामने समालोचनात्मक चिंतन आ जाए यानी अपसारी थिंकिंग जब भी आप लोग के सामने आ जाता है, तो आप लोग ये देखिएगा किसका उत्तर विस्तृत है, मतलब कि जिसका उत्तर कई डायमेंशनल में फैला हो, तो वहाँ पर हम लोग का क्या होता है, समालोचनात्मक चिंतन होता है। क्या होता है? तो समालोचनात्मक चिंतन होता है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि
325 और 486 को जमा करो यानी कि जोड़ करो। तो ये बताइए कि आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक ही मतलब कि रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर हम लोग का ये ऑप्शन सही नहीं है। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? अब देखिए इसका तो कोई एक फिक्स टाइम होगा ना कि जब पारित किया होगा, तो ये भी हम लोग का एक ही उत्तर दे रहा है। श्वसन को परिभाषित कीजिए, तो इसमें हम लोग अपना परिभाषा अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। मतलब प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। हाँ देखिए, प्रदूषण करने का मैटर नहीं है, मतलब कि प्रदूषण करने वाले यंत्रों के बारे में सोचिए कि कौन कौन से यंत्र प्रदूषण कर रहे हैं। तो यह हम लोग का ऑप्शन डी सही हो जाए। क्यों? क्योंकि देखिए अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए। कौन कौन से कारण है जिससे प्रदूषण फैलता है और किस कारण से क्या क्या गैस निकलती है, और प्रदूषण करने वाले विभिन्न मतलब कि जो भाई प्रदूषण फैला रहे हैं उनको आप इंगित करिए। तो यह क्या हो जाएगा? यह एक समलोचनात्मक चिंतन है। क्या यह? तो समलोचनात्मक चिंतन है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है। सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? अब देखिए, चर्चा में विविध संस्कृतियों के उदाहरण लाना, ठीक है, इसको अभी हम रोक के रखेंगे। प्रभावी संस्कृत के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना, विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना। अब देखिए इसमें कितने अच्छे अच्छे ऑप्शन दिए हैं। किससे बचना चाहिए? देखिए, प्रभावी संस्कृत के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना, ये बात हम लोग का सही है, इससे नहीं बचना चाहिए। विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना। देखिए ये तीनों ऑप्शन बेहतर है, मतलब सही है, लेकिन यह ऑप्शन सबसे कमजोर क्यों हो जा रहा है कि चर्चा में विविध संस्कृतियों के उदाहरण लाना। अब देखिए चर्चा में उदाहरण लाना यह बच्चों के लिए सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है? अब देखिए किस चीज़ की बात कर रहा है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है क्या, गुणज वैकल्य, लेखन वैकल्य, वाचन वैकल्य, गति समन्वय वैकल्य। अब देखिए ये क्या है, जब भी पठन आता है तो हम लोग जानते हैं कि वह डिसलेक्सिया होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का इस ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा क्या, डिसलेक्सिया। और जब भी लिखने की बात आएगी तो क्या होगा, डिस्ग्राफिया। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या लिखा है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है? ऐसा नहीं है। जब चाइल्ड निष्क्रिय हो जाएगा कैसे? बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है, ये भी गलत बात है। बच्चे रटने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं, रटना भी गलत है। बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, तो ये किसमें, बच्चों के ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाती है। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है। स्वयं से ज्ञात होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाता है? अभिसंज्ञान, भ्रांतियाँ, स्मृति सहायक विधि, अभिप्रेरणा। तो देखिए दोस्तों, जब भी स्वयं से ज्ञान की बात है तो वो अभिसंज्ञान होता है। क्या होता है? तो अभिसंज्ञान होता है। दोस्तों इस श्रृंखला में हम लोग कम समय में अधिक क्वेश्चनों को कवर करते हैं। दोस्तों आप लोगों में से जिन्होंने अभी इस चैनल को सपोर्ट नहीं किया है तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग का सपोर्ट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर है। दोस्तों आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। आप लोग को
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किए जाते हैं या जो पूछे जाने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चन को इस पर कराया ही जाएगा। इस बात की बिल्कुल गारंटी है कि मतलब कराया जाएगा तो कराया जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक विषमबाहु त्रिभुज में होता है या होती है, मतलब क्या होता है, तीन समान भुजाएं। अब बताइए, जब विषमबाहु त्रिभुज है तो विषमबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तीनों कोण अलग अलग हो और तीनों कोण का योग, आंतरिक कोण का योग 180 अंश होता है। तो तीन भुजाएं समान कभी होगी नहीं होगी, दो भुजाएं समान भी नहीं होगी, तीन असमान भुजाएं ये हो सकती है, और दो समान कोण ये भी कभी संभव नहीं है। देखिए दोस्तों, किसी भी त्रिभुज की जब भुजा बराबर होगी तभी कोण बराबर होगा, जब भुजा बराबर नहीं होगी तो कोण भी हम लोग का बराबर नहीं होगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, गणित में कक्षा आधारित आकलन को सभी विद्यार्थियों के अद्वितीय गुणों, विशिष्टताओं, अनुभव एवं कुशलताओं का ध्यान रखना और समान करना चाहिए। ठीक है। गणित निर्देशों में भिन्न एकत्रित पृथक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया के बारे में जो प्रकट हो रहा है उसे प्रतिबिंबित करना चाहिए। अब देखिए, हम लोग को इसमें से पृथक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। गणितीय निर्देशों में भिन्न एकत्रित क्या लिखा है, पृथक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 क्या लिख रहा है, सभी विद्यार्थियों के अद्वितीय गुणों, विशिष्टताओं, अनुभव और कुशलताओं का ध्यान और सम्मान करना चाहिए। ये ऑप्शन तो हम लोग का बिल्कुल सही है, यानी ए तो हम लोग का सही है। ठीक, फिर आगे बात करते हैं। ऑप्शन नंबर हम देखिए, यहाँ पर दो ही ऑप्शन में हम लोग को उत्तर देना है, या तो एक दीजिए या तो दो दीजिए। तो फिर हम सी को चेक करते हैं। विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया के बारे में जो प्रकट हो रहा है उसे प्रतिबिंबित करना चाहिए। तो देखिए, हम लोग का सी भी सही है और ए भी सही है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा उत्तर। क्यों? क्योंकि देखिए, यदि विद्यार्थी या बालक कोई चीज़ को मतलब कि सोच रहा है तो आप उसे नोटिस करिए, ये मत करिए कि आप उसे इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि इग्नोर करना उचित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का उत्तर हो जाएगा। आइए फिर आगे बात करते हैं। देखिए क्या लिख रहा है, कह रहा है क्या, उपचारात्मक शिक्षण सबसे अधिक सहायक है। रिमेडियल टीचिंग की बात कर रहा है, किसमें, तो कह रहा है उन छात्रों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं। अब बताइए, कभी भी देखिए, जो उपचारात्मक शिक्षण है यानी रिमेडियल टीचिंग है, यह एक चीज़ के लिए नहीं है कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं, ऐसा बात नहीं है। जो विद्यालय में पढ़ते हैं उनके लिए भी जरूरी है। पाठ की पुनरावृत्ति के लिए ऐसा कुछ नहीं है। समस्या समाधान के शिक्षण के लिए ऐसा भी कुछ नहीं है कि केवल किस लिए किया जाता है कि आप समस्या का समाधान कर दें। फिर ऑप्शन नंबर डी पढ़ते हैं, गणितीय संकल्पनाओं को समझने में विद्यार्थी जिन कठिनाइयों का सामना करते हैं उनको संबोधित करने और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को सुधारने के लिए यह बेहतर ऑप्शन है। क्यों? कि रिमेडियल टीचिंग देखिए किया इसीलिए जाता है कि विद्यार्थी जहाँ पर संघर्ष कर रहा है उसका निदान किया जाए और उसके प्रदर्शन को और सुधारा जाए। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए फिर आगे क्या दिया है, 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है? अब देखिए, अब बात करेंगे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि यह क्वेश्चन क्यों पूछा गया है। ये देखिए, इस क्वेश्चन का जिक्र हम लोग की एनसीईआरटी की बुक में है, इसलिए पूछा गया है। आप 3 से 5 तक एनसीईआरटी ईवीएस देखिएगा तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो जो भुज स्थान है ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग बात करते हैं। ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चन दोस्तों है तो कई बार पूछा गया है, तो इसलिए आप लोग से कहा जा रहा है कि आप लोग चैनल से जुड़िए और इस श्रृंखला की एक भी वीडियो को मिस मत करिए। ये उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर आता है जो बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, बार बार पूछे जाने वाला यदि आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो समझिए कि आप कई लाख लोगों के पीछे चले गए, मतलब कि नंबर में। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या पूछे जाने वाले क्वेश्चन को आप कभी भी गलत मत करिए। तो आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं।
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गणित में रचनात्मक आकलन की विधि नहीं हो सकती। अब देखिए किसकी बात कर रहा है, तो आकलन की विधि नहीं हो सकती तो क्या नहीं हो सकती, परियोजना दिया है, प्रश्नोत्तरी क्विज दिया है, दैनिक विवरण दिया है, सत्र अंत परीक्षा दिया है। देखिए ऑप्शन नंबर डी आकलन की विधि नहीं है, सत्र अंत परीक्षा। परियोजना में देखिए, परियोजना में एक बालक के विकास होता है। अब प्रश्नोत्तरी क्विज है, इसमें भी उसका थोड़ा सा विकास होता है। लेकिन दैनिक विवरण जर्नल एंट्रीज, इसमें बालक डेली के रूटीन को लिखता है। और जो सत्र अंतर परीक्षा है यह आकलन का मतलब की विधि नहीं है। अब देखिए आकलन की कौन कौन सी विधियाँ होती है, आप उसे नोट कर लीजिए। देखिए जैसे परियोजन विधि, मतलब परियोजन से जो भी कार्य किया जाएगा वह आकलन का होगा। दैनिक विधि, ये भी दैनिक चीज़ें से जो भी कार्य किया जाएगा वो भी आकलन की विधि होगी। प्रश्नोत्तरी विधि भी आकलन की विधि होगी। फिर से देखिए वाद विवाद भी विधि भी आकलन की विधि होगी। उप समूह या व्यक्तिगत कार्य भी आकलन की विधि होगी। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए क्या कर रहा है, जॉर्ज पोल्या के अनुसार निम्न में से कौन सा गणित में समस्या समाधान से न्यूनतम संबंधित है। अब देखिए कह रहा है कि वो भी संबंधित ऑप्शन है लेकिन कमजोर ऑप्शन है, तो कमजोर ऑप्शन हम लोग को ढूंढना है। तो कमजोर ऑप्शन ढूंढना है किसके अनुसार, तो जॉर्ज पोल्या के अनुसार। समस्या को समझना, समस्या को हल करने के लिए योजना रणनीति बनाना, समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजना, उत्तर की व्याख्या करना। तो देखिए जॉर्ज पोले साहब ने समस्या का एकमात्र प्रत्यक्ष हल खोजने शब्द पर मतलब इस पर उन्होंने नहीं दिया है। अब देखिए जॉर्ज पोले साहब ने के अनुसार समस्या समाधान के 4 चरण बताएं। कौन कौन से, समस्या को समझना, पहला समस्या को हल करने के लिए योजना या रणनीति बनाना, उत्तर की व्याख्या करना, योजना को लागू करना। फिर से आप एक बार आराम से सुन लीजिए। यह क्वेश्चन दोस्तों पिछली बार से ट्रेंड में है, मतलब कि इस बार यह पूछा ही जाएगा, अब जिसके पेपर में आ जाए। तो जॉर्ज पोल्या के अनुसार समस्या समाधान के चरण देख लीजिए। समस्या को समझना, समस्या को हल करने के लिए योजना, उत्तर की व्याख्या करना, योजना को लागू करना। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा डिन्स ब्लॉक का उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती। अब देखिए किस ब्लॉक की बात कर रहा है, तो डिन्स ब्लॉक की। पर्याप्तता, स्थानीय मान, संख्या अंकों का योग, एक अंक वाली संख्या का गुणन। अब देखिए डिन्स ब्लॉक में किसका वर्ण नहीं होता है, तो पर्याप्तता का वर्ण नहीं होता है। तो अब देखिए डिन्स ब्लॉक में क्या क्या होता है, तो इसमें देखिए क्या क्या होता है। एक तो देखिए इसमें स्थानीय मान रहता है, स्थानीय मान रहता है, अंकों का योग भी रहता है और अंकों का गुणन भी रहता है। देखिए स्थानीय मान, अंकों का योग, अंकों का गुणन, अंकों का जोड़ और अंकों का घटाना। डिन्स ब्लॉक में इन्हीं 5 चीज़ों पर विशेष बल दिया जाता है। किन पर, आप ध्यान से एक बार लिख लीजिए। स्थानीय मान, स्थानीय मान बस याद करने का तरीका केवल स्थानीय मान एक साइड कर दीजिए, अब उसके बाद जोड़ घटाना गुणा भागा। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन आज का समाप्त हुआ। दोस्तों आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो आप लोग कर दीजिए। और दोस्तों इस श्रृंखला में और भी वीडियो आएंगे और वही वीडियो आएंगे जो वही वीडियो आएंगे और उन वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया जाएगा जो बार बार पूछे जाते हैं। तो मिलेंगे दोस्तों हम लोग एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों